अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। मुल्क में और मुल्क की राजधानी में पार्लियामेंट में यानी मुल्क का कौमी बजट, अवामी बजट, आम बजट चल रहा है और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं और फिर साथ ही साथ यानी तहरीक खुतबा तहरीक तशक्कुर पेश किया गया सदर जमहूरिया के खुतबे पर। उसमें जिस तरह से हमने देखा कि किसने क्या कहा और किस तरह के मुद्दे रहे और वक्फ़े सवालात के दौरान किस तरह के मुद्दे उठाए गए, और इस पर हमारी नज़र होगी। इससे हम आगाज़ करेंगे और दूसरी जानिब यानी हम उसी दहली में देखें, मुल्क की उसी राजधानी में देखें तो इंतखाबी सरगर्मियाँ असम्बली इंतखाबात की आज मुकम्मल हुई, इंतखाबी मुहिम्मात मुकम्मल हुई और आज सभी ने अपना मुकम्मल ज़ोर लगाया कि वो वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब कर सकें। बहरहाल वोटर्स किसकी तरफ राग़िब होंगे ये तो यकीन 5 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे उसके बाद 8 को जो नतायज आएंगे उसमें पता चलेगा। तो हम इंतखाबी सरगर्मियाँ, इंतखाबी मुहिम दिल्ली इलेक्शंस के लिए कैसी रहीं, क्या मुद्दे रहे, उस पर भी बात करेंगे। बजट सेशन के जारिया जो सेशन है, इजलास है, इस पर भी बात करेंगे। और इसी दरमियान यानी प्रिविलेज मोशन लाने की बात की जा रही है मोदी हुकूमत की जानिब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पप्पू यादव के खिलाफ, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर इसके सोनिया गांधी ने बिलखुसूस किस तरह का रिमार्क किया सदर जमहूरिया के खुतबे पर, सदर जमहूरिया पर किस तरह से पेश किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने आज खिताब करते हुए क्या क्या एलिगेशंस लगाए, उस पर भी नज़र डालेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसी दौरान कुंभ मेले की भी बात हुई और कुंभ मेले को लेकर अपोजिशन की जानिब से काफ़ी हंगामा किया गया सरकार को, और साथ ही साथ यूपी की रियासती सरकार को भी यानी खसूरवार खड़ा किया गया और इल्ज़ाम आयद किया गया कि इसकी जानिब से किस तरह के इंतजाम किए गए। और यहाँ तक कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया यूपी के और कहा कि वो एदाद व शुमार को छुपा रही है। जिस तरह से भगदड़ में जो हलाकतें हुई, उन्होंने कहा कि हज़ारों की हलाकतें हुई हैं, अगर मैं गलत हूँ तो हुकूमत इस हवाले से एदाद व शुमार जो दुरुस्त हैं उसको पेश करे। इस पर भी बात करेंगे। दिल्ली इंतखाबात में अरविंद केजरीवाल ने फिर एक मरतबा वोटिंग मशीनों को, ईवीएम मशीनों को जो है फिर एक मरतबा उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि 10% कहीं ना कहीं बीजेपी की जानिब से कुछ हेरा फेरी की जा सकती है। अब भी ईवीएम का मामला यानी मुद्दा बना हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ तेलंगाना में कास्ट सेंसस के हवाले से जिस तरह की तकमील हुई और कांग्रेस सरकार की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं, इस पर भी हमारी नज़र होगी। और के कविता ने इसी दौरान मुतालबा कर दिया कि जो बीसी तबका है उसको 56.3% तहफ़्फ़ुज़ात यानी फ़राहम किए जाए। किस मद में किस तरह से इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बात की है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार एम ए मन्नान साहब हैदराबाद से। इनके अलावा दिल्ली से हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे शेख मंजूर अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार। मैं मन्नान साहब का इस्तकबाल करता हूँ। मन्नान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बकर। मन्नान साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बजट सेशन का आज तीसरा दिन था और वक्फ़े सवालात भी रहे। इसमें अपोजिशन को भी हमने देखा कि काफ़ी सवालात उन्होंने खड़े किए। इसमें कुंभ का मामला भी रहा। अच्छा, इसके साथ साथ हम वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से जो यानी हतमी रिपोर्ट तैयार की गई, स्पीकर के हवाले की गई थी, लेकिन अब आज उसको अभी तक हमारी जो अपडेट है इसको टेबल किया जाना है। बहरहाल टेबल किया जाएगा किस तरह से और फिर किस तरह से इस पर पेशरफ्त होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बजट सेशन का जो आगाज़ हुआ इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो बजट रहा, इस बजट में आम आदमी के हवाले से बिलखुसूस 12 लाख के इनकम पर जो टैक्स है उसमें जो इस्तेस्ना जो का ऐलान किया गया, तो इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मोदी सरकार करार दे रही है। जी मनान साहब। नहीं, ये तो देखिए, आप पार्लियामेंट के सेशन हो रहा है, जो मेन इश्यूज हैं, जो इकोनॉमी की और लॉ एंड ऑर्डर की, खास तौर पे महाकुंभ में जो वाक़या के वो तो फोकस है इंडियन पॉपुलेशन का, तो उस पर बात नहीं करेंगे। ये अपने आप को बजट सबसे बेहतरीन है, सबसे ये है, सबसे वो है, यानी इस किस्म का जो हवाईबाजी है इनकी बीजेपी की, वो जारी है, कोई कमी नहीं आई है। और
और कितना इंजस्टिस हुआ है तेलंगाना के साथ और कई और दूसरे स्टेट भी हैं, क्योंकि आप बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो आप बिहार को मन्नान साहब, ओवरऑल माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। नहीं, ये देखिए बाबर भाई, इकोनॉमी तो बहुत बुरी हालत में है। आप देखिए डॉलर का क्या रेट है। आप अब बहुत सी चीजें हैं, आपको बता सकता हूँ मैं, लेकिन आपको जो मीडिया है, जो गवर्नमेंट का मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, वो कोई आपको करेक्ट फिगर नहीं दे रहा है। जो उनका काम एक मीडिया का, वो काम नहीं कर रहा है। और वो उनका काम सिर्फ एक दूसरी जानिब लोगों का ध्यान बरगलाना है। और उनका मकसद, आप मेन जो कॉमन आदमी को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी अपनी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप अब देखिए मीडिया का कितना यानी कितना वन साइडेड है। मैं आपको बताता हूँ, टीवी के चैनल पे कोई चीज इंक्लूडिंग जो हिंदी का बड़ा अखबार है, वो यहाँ तक के महाकुंभ की न्यूज तक नहीं जा पाए सर्वाइवल पर। अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ 20 लोग भी मरे हैं तो वो अहमियत की खबर है, लेकिन वो मीडिया आपको हाईलाइट करना नहीं चाहता है। और वहाँ पे जो जो सोशल मीडिया के, जो फेसबुक वगैरह के, जो यूट्यूब पे जो चैनल चलाते हैं, वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं। अभी एक देख रहा था मैं वीडियो, जिसमें उन्होंने एक ओपन स्पेस में जहाँ गाड़ियां ठहरी हुई थी, जो लोग जो पिलग्रिम्स आए थे जी, वो चले गए। ये वाकयात होने के बाद, खुलने वाले जो वाकयात हुए, जी जी, उसके बाद जो गाड़ियां वहाँ ठहरी हुई है, अभी तक ठहरी हुई है, कई गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां इसलिए ठहरी हुई है कि इसके जो लोग आए थे इस गाड़ी से, उनका कोई अता पता नहीं है। उनका कोई अता पता नहीं है। और गवर्नमेंट कोई चीज इस बारे में बोलना ही नहीं चाहती है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो। मैंने अकाउंटेबिलिटी, अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी दिखा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। ये पहला मौका है, मैं समझता हूँ, आजादी के बाद के अपोजिशन को अकाउंटेबल बताया जा रहा है। सोनिया गांधी जी अगर कोई दिमाग में पूर सिंह वाली जो बात उन्होंने बोली, उस पे इतराज है, ये तो बिल्कुल एक आम। लेकिन मन्नान साहब, रविशंकर प्रसाद तो कह रहे हैं कि पुअर लेडी का क्या मतलब, मतलब पुअर लेडी। हमारे बाकर भाई, उसको पहले तो अंग्रेजी मालूम नहीं है, बेवकूफ को। जी, बिल्कुल बेवकूफ है एकदम। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसको बोलते हैं अव्वल दर्जे का बेवकूफ है। उसको पूर सिंह की डिक्शनरी तलाश करिए, मीनिंग उसको मालूम हो जाएगी। उनको ये नहीं है पूर सिंह की मीनिंग या सोनिया गांधी की। उनको मेन मुद्दा है उनका कि जो इश्यूज है वो डाइवर्ट करना है, महाकुंभ के इश्यू डाइवर्ट करना है, इकोनॉमी के इस पे आपको इश्यूज को डाइवर्ट करना है। आप सिर्फ 12 लाख रुपए के टैक्स एग्जम्पशन के बारे में बात की है, लेकिन आदमी कितना कमा रहा है गवर्नमेंट। सवाल ये है कि क्या 12 लाख कमा रहे हैं, ये बात है। 12 लाख कितने कमा रहे हैं, उसका क्या रेशो है आपके पास, क्या जो है इसके फिगर्स हैं आपके पास? जी, आप देखिए, यानी 12 लाख रुपए का आपने दे दिया, 12 लाख से बाद से आपने स्ट्रेट लगा दिया, यानी 12 लाख से अगर 100 रुपए भी आपके बढ़े हुए हैं तो आपको 15% टैक्स देना है। ये किस किस्म का टैक्सेशन है? यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद से ना लाजिम कर दिए हैं आप उन्हें किसी और का धंधे का दरवाजा खोल दिए हैं। आप ठीक है, आप अपना प्रोफेशन, आप डिफरेंट कंसल्टेशन वगैरह कीजिए, लेकिन आपने कंप्लीट ये तो छोड़ दीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला और ये इस किस्म का। आप स्टेट्स के साथ कितनी नाइंसाफी किए हैं आप बताइए। तमिलनाडु के साथ किए हुए हैं आप, कर्नाटक के साथ किए हुए हैं, तेलंगाना के साथ किए हुए हैं, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश भी किए हैं। आप सिर्फ क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल, ये जो स्टेट सेंटर के रिलेशनशिप है, इससे बहुत खराब होंगे बिल्कुल। आने वाले दिनों में आपको इसके इम्पैक्ट दिखने शुरू होंगे, क्योंकि अभी ये माहौल डिफरेंट है। तो इसलिए चल रहा है। और दूसरी चीज ये है बाकर भाई कि सबसे जो मुझे बड़ी, यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नैगिंग, जो बड़ी चुभती है मुझे बात ये है कि इंडियंस एज ए कम्युनिटी, इंडियंस, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, एज एन इंडियन बात कर रहा हूँ,
हम बड़े बेसुध हो गए हैं। हम कोई चीज हमको असर नहीं कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी नाअहल हो गए हैं कंप्लीटली। आप चाहे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, मीडिया आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है। एजुकेशन में आप अभी एजुकेशन का डेटा आया था कि सातवीं छठी और सातवीं जमात के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, साइंस में कौन आगे, मैथमेटिक्स में। एब्सोल्युटली, यानी आपको बोलना चाहिए कि आपको दिल बड़ा अंदरूनी तौर से बिल्कुल ऐसा मायूस हो जाता है कि एजुकेशन लेवल के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और एजुकेशन के ऊपर भी नहीं है, और कई और चीजें हैं जिसके ऊपर हम बिल्कुल इजी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इजी। मन्नान साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊँगा। हम जो है मंजूर साहब की तरफ यानी दिल्ली का भी रुख करेंगे, और मंजूर साहब से भी ज़रूर ये जानेंगे कि वो किस तरह से जो है सूरत हाल को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ यानी अगर हम बात करें कि एक जानिब बजट सेशन चल रहा है और उसमें मुद्दे क्या होने चाहिए लेकिन क्या हैं, यानी अब प्रिविलेज मोशन की बात लाई जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ या फिर सोनिया गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ। तो अब मामला इसी में चलता रहेगा और इसी में जो है गर्मा गर्म बहस होगी, मुबाहिस होंगे, सारी चीज़ होंगी। लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं और जो वाक़तन बजट पर जिस तरह की यानी कि बहस होनी चाहिए वो फिर नदारत रहेगा। बहरहाल हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान जुड़ चुके हैं, शेख मंजूर अहमद साहब। मैं मंजूर साहब का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम में। मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। बताइए। मधु साहब, हम बात कर रहे हैं बजट सेशन की भी हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ यानी दिल्ली के इलेक्शंस जो होने वाले हैं 5 फरवरी को, उस पर उस हवाले से भी, और साथ ही साथ यानी मुल्क में जो हालात बने हुए जो मुद्दे हैं, और फिर तेलंगाना में जो सेंसस का मामला है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बजट के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, आज जो वक्फा सवालात भी हुए, आज जो मुद्दे उठे, और आज जो यानी सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पेश किया गया, इसमें जिस तरह की बहस हुई और सवालात खड़े किए गए, क्या कहेंगे आप? और फिर इसके साथ साथ प्रिविलेज मोशन भी जो है हुकूमत ला रही है, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ। अब यही मुद्दे रहेंगे पार्लियामेंट में। देखिए, एक्चुअली ये इनका जो होता है, ये इस तरीके से डाइवर्ट लोगों का अटेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कोई खास तो बेनिफिट नहीं है। मंजूर साहब, आप 12 लाख को क्यों भूल रहे हैं? 12 लाख से जो इस्तिस्ना इनकम टैक्स का दिया गया है उसको क्यों खारिज किया? नहीं है, उसमें भी आपके पास है ना, इसमें कंडीशन है। सिर्फ 12 लाख नहीं है, आपके फार्मर है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी इन्फ्लेशन है, जो हेल्थ और हेल्थ सेक्टर में जो है पैसे कम किया गया है, एजुकेशन में काम किया गया है। सिर्फ हमें बहुत सारी चीजों को देखना है। जो बहुत चीजें जो है मनरेगा जो हुआ करती थी, जो गाँव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी 110 दिन के लिए, फिर शायद उसका बढ़ाया गया था जी, तो वो उसमें पैसे एलोकेशन कम की है। ये स्कीमें हैं जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आम लोगों को इफेक्ट करता है। इनकम टैक्स, आप सिर्फ इनकम टैक्स वही देता है जिसमें वो सलाहियत है कि वो 12 लाख रुपया कमाए। जी जी। अभी भी अगर आप तो खुद पता है कि 80 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो अनाज, 5 किलो शायद चावल मिलता है। इसका मतलब ये है कि उनको ये 5 किलो चावल खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। हाँ, कोविड के मौके पे बार बार मंजूर साहब, अमित शाह साहब बोलते रहे और आज भी कभी भी बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज फराहम किया, यानी कि सारे के सारे गरीब हैं। मान रहे हैं आप? गोया वो तो इनकम टैक्स के जुमरे में तो नहीं है। ये चीजें हैं जो किसानों की जो प्रॉब्लम है वो तो वहाँ की है। सेंसेक्स आप देखिए कि पिछले 2 दिन से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि घटी जा रहा है। जी हाँ। अगर ये चीजें इंडिकेटर्स है बजट के, अब ये चूंकि इनको लग रहा है क्रिटिसिज्म हो रहा है ज्यादा इस पर, तो ये डाइवर्ट करते हैं, दूसरे इश्यूज पर लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। कभी ये बीच में जो है वक्फ तरमीमी बिल लाएंगे। आज जो राहुल गांधी ने स्पीच किया उस पर वो हंगामा आराई शुरू हुई है, जब उसने कुछ चीजें जो चीजें उनको लगा कंट्रोवर्शियल, एक विजिट के बारे में इन्होंने कहा कि इन्होंने मैनेज किया, वो चाइना के बारे में, ये बहुत सारी चीजें जो उसने उठाई। अब जो है फोकस शिफ्ट हुआ। अब अगर आप देखेंगे जो हुकूमत की तरफ से भी जो बयान होगा वो ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन पर अटैक होगा,
न कि बजट के इश्यूज पर उनको हाईलाइट किया जाए किससे इसको आम लोगों या लोगों को किसी भी तबके को कैसे फायदा होगा। ये एक होता है, ये एक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज का ये चलाते हैं, ऐसे चीजें करते हैं वो, ताकि लोगों का डाइवर्ट अटेंशन हो जाए। जी वैसे भी कल प्राइम मिनिस्टर इस जो है मोशन ऑफ थैंक्स जो है प्रेसिडेंट की, उसका जवाब दे रहे हैं, शायद 5 बजे के करीब उनको जवाब देना है इस पर। और आप देखिए उसमें वो ज्यादा बजट के बारे में भी कुछ होगा, लेकिन मेनली ये होगा अपोजिशन किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ऐसी चीजों को। इसलिए ये जो है इन चीजों के बारे में हुकूमत के पास कोई बड़ा ये नहीं है कि चीज जिसको वो लोगों के सामने पेश कर सके। इसलिए उनका यही रहता है, कभी कभी कोई ऐसा एजेंडा जहां पर जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं इन्हीं को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, ताकि सारा जो टाइम और वक्त जो है उसी में जाया होता है, एडजॉर्नमेंट होते हैं, शोर शराबा होता है, जिससे ये मसाइल जो रहते हैं और असल बात जो है वहाँ की रहती है, उस पर कोई गौर ही नहीं करता। जी मंजूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मन्नान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अभी मंजूर साहब ने जो है मतलब बजट के जो इफेक्ट्स हैं सिर्फ 12 लाख बताया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर हम देखें खुद सरकार की जानिब से 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज यानी कि राशन का फराहम किया जाता है, तो फिर अंदाज़ा किया जाए कि 140 करोड़ में कितने जो है बाकी रह जाते हैं, वो भी आप कह रहे हैं, लेकिन मजीद ऐसी बड़ी आबादी है जो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। अब उनको आप ये कह रहे हैं कि बड़ी तादाद है जिनको हमने टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया है, फ्री कर दिया है, इसी को जो है हाईलाइट किया जा रहा है। मंजूर साहब, जिस तरह से यानी अभी जिक्र किया गया कि स्टॉक एक्सचेंज पर भी उसका जो है असर हुआ है और उसमें भी जो है गिरावट आई है, लेकिन यहाँ पर तो धड़ल्ले के साथ जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो सूरत हाल बनी हुई है, बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप का जो यानी इफेक्ट है वो सारी दुनिया पर हो रहा है, तो फिर भारत के बाज़ारों पर भी उसी का असर है मुआशी एतबार से, ये हमारे बजट का असर नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मन्नान साहब। नहीं, आप देखिए, आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, कटौती की या जो भी रिलैक्सेशन की है, वो कितने लोगों को इफेक्ट होता है? 2% लोग, इंडिया के 2% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, सिर्फ 2% टैक्स पे करते हैं। तो आप 2% के पे आप, और वो भी ना खुश हैं। वो मैं एक कार्टून देख रहा था, उसमें बताया यानी हिस्से में ये बता रहा है कि 12 लाख रुपए यानी आपको इनकम टैक्स में छूट दी गई है। तो दूसरा बंदा जो बोल रहा है कार्टून में, वो ये बोल रहा है कि 12 लाख इनकम कहाँ से आएगी, पहले ये बताएं। सही है। तो आप 12 लाख रुपए, आप बोलना बहुत आसान है, 12 लाख की छूट है, आप 12 लाख कहाँ तक ला सकते हैं? आप 12 लाख, आप जैसे मंजूर साहब ने अभी बताया कि आप कितने लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं? फ्री राशन देने के बाद अगर आप ये बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स ये हुआ है, तो बिल्कुल यानी अच्छा, वो फ्री राशन भी बेचारा कैसा है उसका भी जायजा लेना पड़ेगा कि वो राशन जो फ्री दिया जा रहा है 80 करोड़ को, वो कैसा होगा। कोविड के वक्त तो 5 लाख का जिक्र 5 किलो का जिक्र किया गया था, लेकिन बहरहाल वो भी एक मुद्दा है। और कई एक हम देखेंगे कि जो है रियासतों में यानी इसके लिए भी लोग कतारों में ठहरते हैं, कभी उनको जो है जो अशियाए ज़रूरी है, मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती, और फिर कहीं पर तो जो है राशन कार्ड के लिए मुंतज़िर हैं लोग। जी नहीं, आप देखिए, ओवरऑल जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारा फेल हो चुका है। आप बोलते रहिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पीडीएस सिस्टम मोदी साहब आने के बाद सब इम्प्रूव किए हैं, सब बेहुदा किस्म की बातें हैं। आप प्रैक्टिकली मार्केट में जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि राशन कार्ड रहने के बाद क्या तकलीफ है लोगों को, राशन कार्ड नहीं होने की वजह से क्या तकलीफ है, और कितने लोग राशन कार्ड के ऊपर सब्सिडाइज्ड यानी फूड लेने के लिए आ रहे हैं। गवर्नमेंट इतना क्यों दे रही है? आपको इससे पता चलेगा कि कितने परसेंटेज आप दे रहे हैं लोगों को, ये जो अनाज दे रहे हैं, क्यों ले रहे हैं लोग? गरीब आदमी जब होगा तो वो जाके लेगा। तो जो अच्छा खासा आदमी है वो भी गरीब कर दिया है आपने 10 सालों के पीरियड में। तो वो लोग अगर जाके ले रहे हैं तो इट्स अ शेम फॉर द गवर्नमेंट कि इतने लोग आज भी, आप 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आप विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, और आप 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन सप्लाई कर रहे हैं। यानी 80 करोड़ लोग आज भी खते गुर्बत से, बेलो पॉवर्टी लाइन जो है जी रहे हैं,
और फिर हम जो है अपने आप को जो है बुलंदबांग दावे कर रहे हैं। मैं मंजूर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि महाकुंभ का भी ज़रूर हम जो है बात करेंगे, यानी वक्त तरमीमी बिल के हवाले से भी, लेकिन उससे पहले चाहूँगा जो मुद्दे रहे आज, जो धूम धड़ाका हुआ महाकुंभ में, जो मेले में जिस तरह की भगदड़ हुई थी, तो इसमें डिक्लेयर जो किया गया, जो एदाद व शुमार है हलाकतों की, लेकिन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया, उन्होंने कहा कि गलत, मुझे साबित करके बताएं, सही जो फिगर है वो सामने लाएं। क्या मतलब वाकई कोई चीज़ छुपाई जा रही है? जी मंजूर साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी आवाज आ रही है? हाँ जी। देखिए, ये जो है फिगर जो है, पहले कहा गया, दिन पर कहा गया कि 10 लोग मारे गए जी, फिर शाम को ऑल ऑफ अ सडन कहा 30 मर गए। हाँ, तो फिर बाद में इसको रिवाइज करके 40 के करीब कहा गया। लेकिन अभी कोई जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअली कोई भी इस बारे में कोई एक्चुअल फिगर नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि हशप करने की कोशिश की गई, नंबर इससे ज्यादा है, कैजुअलिटीज भी ज्यादा है जी, लेकिन इसके बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक बड़ा ये भी बाद में रिपोर्ट आया कि 2 जगह हुआ है, ये एक जगह नहीं और दूसरी जगह भी जो लोकल रिपोर्ट्स आए वहां पर भी 8 लोग कहते हैं वहां पर हलाक हो गए हैं। इसका मतलब इतना पैसा हुकूमत ने तकरीबन 8,000 करोड़ रुपया उसके अरेंजमेंट्स के लिए, वहां पर जो सेटअप करने के लिए, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी, टेंट, सड़कें, पानी, टॉयलेट, सारा करके उसमें बहुत एलोबरेट अरेंजमेंट्स किए थे। तो कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से वहां पर जो है इन्हें की कोताही रही है, जिसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन 1 और 2 बजे के करीब जो कहते हैं वहां पर जो है स्टैम्पेड हुई और कोई क्लियर फिगर किसी ने नहीं दिया इस बारे में। तो और कुछ अब अपोजिशन एलिगेशन लगा रहे हैं या अपोजिशन के बहुत सारे कहते हैं कि कैजुअलिटी ज्यादा है, जबकि हुकूमत कहते हैं कि इसको नलाइन करने की कोशिश, लोगों को इससे डिस्करेज किया जा रहा है ताकि वो वहां पर न हो। अब जब तक या कोई कमीशन बैठे या कुछ चीज जिससे पता चले कि एग्जैक्टली क्या भगदड़ हुई है, इसमें कितनी कैजुअलिटीज हुए हैं, किसकी तरफ से कोताही थी, तभी कुछ कहा जा सकता है इस पर। लेकिन ये है कि कैजुअलिटीज शायद ज्यादा हो, क्योंककि दूसरी स्टैम्पेड के बारे में हुकूमत ने कोई भी बयान नहीं दिया। जी 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 मदन साहब, मैं जानना चाहूँगा कि रियासती सरकार जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार या फिर मरकजी सरकार, क्योंकि दोनों की पूरी दिलचस्पी, दोनों की पूरी जो है हम कहेंगे कि पूरे हिफाजती मामलात, सारी दिलचस्पियाँ, सारा कुछ जो है इसमें इन्वॉल्व था, मुश्तरका तौर पर सारे इंतजाम किए गए। तो अब किसको जो है, कौन ये जिम्मेदार है जो जाने गई हैं? नहीं, इसमें अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं है। ये बिल्कुल, ये गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज है इनके पास सिस्टम में, ना ये किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। आप डिमोनेटाइजेशन हुआ क्या, उसकी अकाउंटेबिलिटी लिए क्या, रिजाइन किए उसके ऊपर। अब और ऐसे कई चीजें हैं, रेलवे के वाकयात हुए हैं, बड़े बड़े डिजास्टर हुए हैं, रेलवे के अंदर फायरिंग हुई है, मुसलमानों को खत्म किया गया, आप कोई वो नहीं करते, आप हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, आपके मॉब लिंचिंग हो रही है, आप किसी चीज पे आप मुंह खोलना ही नहीं चाहते। अकाउंटेबिलिटी किसको देते हैं? अकाउंटेबिलिटी अपोजिशन जब आवाज करती है तो आप अपोजिशन को अकाउंटेबल बता देते हैं, और यही उनका सिलसिला जारी है आज भी। जो जिस किस्म की सोनिया गांधी के ऊपर बोला गया है कि पोस्टिंग वाली जो कमेंट्स के ऊपर, वो भी यही डेस्परेशन दिख रहा है उनका। उनको किसी तरह से अपोजिशन को ब्लेम करना है, उनको कोई मौका मिल जाए। वो ये क्या हो रहा है, रेलवे में क्या हो रहा है, बजट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट को आपकी फलाह बहबूद से कोई दिलचस्पी है, तो माफी चाहता हूँ मैं कि इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये दूसरों को जुमलेबाजी की बात करते थे। नहीं, नारा अगर हम सदर जमहूरिया के खुतबे की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, और फिर वही सारी चीज़ें जो है बयान की जाती हैं। चाहे प्रधानमंत्री, अब जैसे कल भी अगर
खिताब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी और बड़ी वाज़ेह और बड़ी लंबी चौड़ी और पूरे खुलासे के साथ। लेकिन बस ये इल्ज़ाम ये है हुकूमत की जानिब से कि ये अपोजिशन बिला वजह के सेशन को चलने नहीं दे रही है। नहीं, ये सेशन को कैसे चलने नहीं देगी? आप बताइए। आप सवाल, अपोजिशन का काम सवाल उठाना है, गवर्नमेंट का काम अपने आप को डिफेंड करना है, क्लेरिफिकेशन करना है। आप अपोजिशन को मुंह खोलने नहीं दे रहे हैं। आप सेशन की जो ड्यूरेशन है उसको खत्म कर दिए हैं। आप सवालात की वेटिंग कर रहे हैं। पहले उस किस्म के सवालात आप वो नहीं करते। आपको इसकी क्लियर, आपको एक मिसाल बताता हूँ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई इन्होंने वक्फ बोर्ड पे, अपोजिशन के कितने सबमिट किया। आपने इतना बड़ा ड्रामेबाजी की, सेटिंग्स की, डिफरेंट सिटीज में जाके ये किया। फिर आपने अपोजिशन के पूरे जितने सबमिट थे, उन्होंने जो सजेशन दिए थे उसको आप बालाए ताक रख दिए। तो फिर आप अपोजिशन का ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप बिल्कुल बोल दीजिए कि डेमोक्रेसी की जरूरत। मंजूर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से, अगरचे जिस तरह से अभी मन्नान साहब ने भी कहा कि अपोजिशन की जानिब से जितनी भी सिफारिशात की गई थी, जितने भी एतराज़ात किए गए थे, उन सब को यानी जो JPC के सरबराह उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अभी जो यानी पेशरफ्त होगी, किस तरह से देख रहे हैं आप पार्लियामेंट में, और क्या बहस भी होगी? और फिर अभी भी यानी अगर हम देखें तो अपोजिशन की जानिब से फिर एक मरतबा 281 सफ़ात पर मुश्तमिल यानी जो एतराज़ात हैं वो हवाले किए गए हैं। जी मंजूर साहब। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। JPC जब बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन के भी जो मेंबर्स है या जो अपोजिशन के कुछ ऑब्जेक्शंस है, इनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए उस मसले पर। जी, JPC का मसला अगर ऐसे ही पास करना था, 46 अमेंडमेंट शायद अपोजिशन पार्टीज की तरफ से मूव की गई, एक भी उसमें से एक्सेप्ट नहीं किया गया जी। तो फिर फायदा क्या था? फिर हुकूमत पहले भी ऐसे ही पास करने वाली थी, तो ऐसे ही करते। तो JPC का मकसद क्या था? जी जी, JPC एक होता है ब्रॉडर कंसल्टेशन इस पर करने के लिए, जिसमें अपोजिशन के 10 मेंबर्स और एक की भी, चाहे वो DMK के, इवन शिवसेना के है, सब का नहीं माना। बदकिस्मती से इसमें दो चीजें हुई। एक जो JDU है, उनके मेंबर्स और TDP ने, उन्होंने हुकूमत का भरपूर साथ दिया। हालांकि हमें लग रहा था कहीं न कहीं वो एटलीस्ट इस मसले पर इसमें जो मेजर ये हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, लेकिन जो चीजें जो गवर्नमेंट चाहती है, जो वो टेक्निकली इसको खत्म ही करना चाहते हैं इस तरीके से, उन्होंने भरपूर साथ दिया हुकूमत को इस JPC मीटिंग्स में दिया है। जी जी, वो एक बड़ा ये जो है बदकिस्मती मजूद साहब। जबकि अगर हम देखें आंध्र प्रदेश की, आंध्रा की बात करें तो वहाँ पर भी मुस्लिम वोट मिला है, वहाँ की जो सरकार है TDP। और फिर अगर हम यहाँ नीतीश कुमार की बात करें तो उनको भी भरपूर ताउन है। लेकिन इसके बावजूद ये किस तरह का मतलब ये जो है पॉलिसी इनकी नजर आ रही है? अगर आप देखेंगे, TDP ने भी एक टाइम अपने मैनिफेस्टो में वादा भी किया था, वो 4% तक मुस्लिम को रिजर्वेशन देगी जी। और ये भी जो इसके इंटरेस्ट था, ऐसे ही नीतीश कुमार से ये तवक्का थी, क्योंकि उनको बहुत सारे जो है माइनॉरिटी वो बहुत चाहती थी, किसी हद तक, बहुत हद तक उसका वोट भी जाता है इसकी पार्टी को जिताने में। ये लग रहा था कहीं न कहीं ये कंसिडरेशन होगी, जो जेन्युइन डिमांड अपोजिशन ने रेज किए इसके बारे में जी, मसलन उस पर जो है कहीं न कहीं वो एतराजात करते और अपोजिशन का साथ देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से हुकूमत भी एम्बोल्डन हो गई और उन्होंने सारे जो है यकसर जो है उनको रिजेक्ट किया और रिपोर्ट अपना पेश किया है। अब हुकूमत को ये जो है, जब JPC में इन दो पार्टियों जिनके पास तकरीबन जो है 30 के करीब मेंबर्स हैं जी, अगर ये दो पार्टियां ओपनली JPC में उनको सपोर्ट कर रही थी, तो पार्लियामेंट में जब जाएगी तो वो भी वहाँ भी वही हाल होगा जी। हाँ, और दूसरी बात फिर ये होता है कि अपोजिशन के कुछ मेंबर उसको सस्पेंड किया जाता है या कुछ और किया जाता है जी, तो जिसपे और बिल पास होती है, हंगामा भी हो जाएगा, वॉकआउट हो जाएगा। तो हुकूमत के एक्चुअली नियत जो है, उनको लगता है चाहे वो UCC है, वक्फ बिल है, ट्रिपल तलाक है, यही मसाइल उनको लगता है
माइनॉरिटीज के हैं। इनको ये नहीं लगता, मसाइल ये नहीं है, मसाइल इनकी पॉवर्टी है, मसाइल उनकी जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है, मसाइल इनकी है बैकवर्डनेस उनकी खत्म करनी है जी इनके हेल्थ इश्यूज है, इनको एड्रेस करें, उनको रोजगार देने की जरूरत है जी ये मसाइल हैं, इन पर कभी भी हुकूमत ने इस पर गौर नहीं किया। यहाँ तक कि अभी मैं ये भी कहना है कि जो माइनॉरिटीज एलोकेशन फंड के बजट में इसको स्लैश किया गया, कम किया गया। जी तो अगर हुकूमत चाहती है कि मेन स्ट्रीम जो वो चाहती है कि इससे जो है जो जुल्म हो रहा है यानी कि कुछ इम्बैलेंसेस इसमें है, इससे खत्म करने के लिए दूसरी चीज है। इससे क्या होगा? यकीन इससे ये होगा जो भी वक्फ ज्यादा ये एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया है, आप एक रिलीजियस पर्पस के लिए दे रहे हैं। इसमें कोई आपका जो है दूसरी यानी कि रिलीजन का आदमी हेड करेगा, उसी को सारी जिम्मेदारियां दी गई है, तो ये इनजस्टिस लग रहा है कहीं ना कहीं। जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं मन्नान साहब आपसे जानना चाहूँगा, दहली के इंतखाबात और उसकी इंतखाबी सरगर्मियाँ आज मुकम्मल हुई, इंतखाबी मुहिम्मात मुकम्मल हुई और अब यकीनन 5 फरवरी को इंतखाबात होंगे और 8 को जो नताइज सामने आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रधानमंत्री की अभी वक्त आखिर में एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की और वो सारी इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के बाद वो रिलीज़ हो रही है, मैं मन्नान साहब से भी उस हवाले से मंजूर साहब से भी ज़रूर जानूंगा। लेकिन मन्नान साहब आपसे जानना चाहूँगा बिलखुसूस अगर तालीम के मैदान में और उसके स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, उसके यानी आप कंपेरिजन या फिर तहकीक के हवाले से आप काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो मन्नान साहब मैं जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 9वीं जमात के बाद यहाँ पर दहली में बच्चों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, वो उनकी वीडियो भी जो है काफ़ी चल रही है सोशल मीडिया पर। तो दहली में जिस तरह से जो कुछ भी आम आदमी पार्टी की जानिब से जो कुछ भी किया गया था, बहरहाल उनकी भी क्या सरगर्मियाँ, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन एजुकेशन के हवाले से जो प्रधानमंत्री के जो रिमार्क सामने आए हैं या फिर इस दरमियान, तो क्या कहेंगे आप कि किस तरह की इंतखाबी मुहिम रही, बाहर से किस तरह से आप देख रहे हैं, फिर हम दहली में खुद यानी मंजूर साहब उसको कैसे देख रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा मन्नान साहब। जी नहीं, आप देखिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब आगे बढ़ते हैं और जहां इलेक्शन है वहां का वीडियो डाल देते हैं, बैकवर्डनेस है, ये है बोलकर बताते हैं। आप यूपी के बारे में क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप राजस्थान के बारे में क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप बिहार के बारे में क्यों नहीं डाल रहे हैं? आपकी जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं वहां पे क्या एजुकेशनल एडवांसमेंट हुआ है आप बताइए। जहाँ जहाँ जितनी भी गवर्नमेंट है, आज राजस्थान में उर्दू मदारिस को जम किया जा रहा है दूसरे उसमें नहीं। अब मन्नान साहब, उर्दू या मुस्लिम की बात ही क्या की जाए, क्योंकि यहाँ पर तो खुद यानी जो मुल्क की बड़ी अक्सरियत है और उन्हीं के जो मामलात हैं उसी को अगर कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब ये तो मामला कुछ और ही है, तो कुछ और ही एजेंडे के तहत सारे मामलात हैं, तो इसका तो सवाल ही नहीं है। अब सारे देशवासियों की बात कर लें हम। जी नहीं, तो मोदी साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर एक पर्टिकुलर स्टेट में, क्योंकि वहां पे इलेक्शन है तो आप वीडियो डाल रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मेरी नजर में नाजिबा बात है। इसलिए कि आपके खुद जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहां के आप एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बारे में डालिए, मुसलमानों की बैकवर्डनेस के बारे में मत डालिए, आप वहाँ की ओवरऑल बैकवर्डनेस के बारे में डालिए, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बारे में। लेकिन आप वो नहीं डाल सकते क्योंकि वो वहाँ पे बीजेपी रूलिंग स्टेट है। अगर वहां पे इलेक्शन होएगा तो वो फिर अपने आप को बताएंगे कि हमने इतना बेहतर किया एजुकेशनल। अभी आप जो एनसीईआरटी का वगैरह का जो डेटा आया है वहां पे पता चल रहा है कि कितने 5वीं जमात 6वीं जमात के लोग साइंस में कितने आगे हैं, मैथमेटिक्स में कितने आगे हैं, इंग्लिश में कितने आगे हैं। अभी रिसेंटली डेटा आया है, आप उसको पता चलेगा कि बिल्कुल हम अटरली फेल हो गए हैं एजुकेशनल एडवांसमेंट के। क्या है हमारा, क्या मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल सभी का। जी बिल्कुल, यानी मंजूर मन्नान साहब ये भी मुद्दा है, लेकिन इस पर भी कोई बात नहीं है। मैं दहली की तरफ रुख करूँगा और मैं मंजूर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इंतखाबी सरगर्मियाँ, इंतखाबी मुहिम्मात आज मुकम्मल हुई, बहुत कुछ धूम धड़ाका रहा, जब यानी कि जो कुछ इंतखाबी सरगर्मियाँ रहीं, किस तरह के मुद्दे रहे और क्या वाकई उन मुद्दों को उठाया गया और किस बुनियाद पर जो है वोटर यानी अपना एक रुझान, एक जहन बना चुका है और वाकई वो चीज़ें उठाई गई जिसकी ज़रूरत थी दहली के लोगों को। जी मंजूर साहब।
मंजूर साहब, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? ये डू और डाई बैटल है आपके लिए भी, बीजेपी के लिए भी। अच्छा। क्योंकि अगर इस वक्त बीजेपी ये तीसरी बार होगा, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन में जी आपने जबरदस्त कामयाबी हासिल की जी 55% से ज्यादा वोट्स लेकर, और उन्होंने तकरीबन स्वीप ही किया दोनों बार। एक बार उन्होंने 67 सीट्स लिए, दूसरी बार 62 लिए। लेकिन इसकी इस वक्त आपको बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ आपका इस वक्त फिर भी अपर हैंड है, एज है उनका। इसमें एक और 2 चीजें जो कही है, कैंपेन जो चली, कैंपेन डर्टी चली। कभी किसी ने कहा जहर पानी में है, कभी कुछ और कहा कि बांग्लादेशियों के बारे में, इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में, फलानी हर एक चीज टाइप की जो कैंपेन है उस पर फ्री फॉर ऑल रहा। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वो उसने कई बच्चे लाए गए थे जिनके साथ उसने बातचीत की, और यहाँ पर कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करना चाहे। दिल्ली में आप के अगर उसके खिलाफ जो एलिगेशन है वो अपनी जगह, एजुकेशन और हेल्थ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। खासकर एजुकेशन के महकमे में, एजुकेशन सेक्टर में जो पहले हालत थी दिल्ली के स्कूलों की, वो बहुत खराब थी। और जब से आप पावर में आई उसके बाद उनकी जो है कंडीशन बहुत बढ़ गई है, बड़ी नीट एंड क्लीन है। वहाँ के बच्चों में एडमिशन, जो पहले गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन ही कोई नहीं देता था, और फिर इसके बाद गवर्नमेंट स्कूलों में भी लोगों ने और अच्छे खासे घरानों से गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन लेने लगे, और वहाँ पर जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा हेल्थ में भी काम किया, हालांकि पिछले 1 साल के दौरान इसमें कुछ कमी तो आई है, लेकिन कुछ चीजें जो है लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को कुछ फायदे देना, आम लोगों को बिजली में कोई राहत देना, ये इससे कॉमन लोगों को कहीं ना कहीं ये फायदा हुआ है। ये सारे अखबार वाले भी कहते हैं कि जो स्लम एरियाज में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ये जो है 3 व्हीलर वाले, उनको बहुत है, वो इसकी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये मानते हैं वो लोग अभी भी। हालांकि कुछ वोट्स उनके यानी कि कुछ इरोजन आया है इसकी या पॉपुलैरिटी में, लेकिन अभी भी 60-70% लोग वहाँ जो रहते हैं वो इसके साथ ही लग रहे हैं जी। इस वक्त जो है मुकाबला बेसिकली बीजेपी और आप आदमी की पार्टी में है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस भी 2-4 सीटों पर कोई अच्छा काम करेगी, क्योंकि पहले कांग्रेस ने बिल्कुल छोड़ ही दिया था इनको। ये मुझे कांग्रेस की पॉलिसी अभी तक समझ में नहीं आई है कि अगर या तो इलेक्शन ही मत लड़ो, तो फिर तो ये या लड़ो फिर पूरे दमखम के साथ लड़ो। हाँ, ये मैंने देखा। आप देखिए जो अरविंद केजरीवाल या इवन बीजेपी दिन रात झूठा सच्चा सारा करके हर एक मोहल्ले गली में पहुंचते हैं और कब तक काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं दोनों पार्टी, और घर घर जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं। वो ऐसी कंपेयर आम आदमी पार्टी के हर एक जगह 10 बार एक ही जगह जाते हैं, ऐसे उसका असर होता है। इसी तरह बीजेपी ने भी जबरदस्त कंपेन चलाई, ये नहीं कि चाहे वो कंपेन ठीक हो या नहीं है, लेकिन एग्रेसिव कंपेन रही, जबरदस्त रही। कांग्रेस पिछले 2-4 दिनों में थोड़ी बहुत जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जल्द से जुलूस शुरू किए, वरना उन्होंने छोड़ा ही था। मतलब इंटरेस्ट भी क्या वजह क्या नजर आती है? मतलब कांग्रेस ऐसे दीगर स्टेट्स में भी ऐसे ही नजर आती है, क्या वजूहात है? मतलब कोई दबाव है क्या? नहीं, दबाव किस चीज का? दबाव देखिए ये है, ये बैटल होती है, बैटल में एक आदमी जीतता है दूसरा हारता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अखाड़े में तो किसी को उतरना ही नहीं है। उतरना है, लड़ना है, आपको लोगों के पास जाना है। अगर फिर कहेंगे बीजेपी को पिछली और 2 इलेक्शनों में एक बार 3 सीटें मिली, दूसरी बार 8 सीटें, क्या वो छोड़ेंगे ऐसे ही इलेक्शन? लड़ना तो है, और ये भी है, इस पे चांस बनता है फिर। भाई पॉलिटिकल पार्टी का गुण ही यही है कि लोगों के, लेकिन
जो इलेक्शन के तौर तरीके वो बदल गए हैं। पहले कांग्रेस के जो थे वो 5 स्टार होटलों में रहते हैं, उनका जो है वहां से वही लेक्चर किया तो ये, अब वो जमाना नहीं रहा है जी। आप देखिए एक एक ये चाहे आम आदमी पार्टी का हर एक जो लीडर है घर घर जाता है। इसी तरीके से बीजेपी के चाहे स्टेट लेवल के जो लीडर है, मंजूर साहब, प्रियंका गांधी को भी आज हमने देखा कि जो है आम लोगों से मुलाकात करते हुए वगैरह वगैरह तो कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने तो सारे भारत जोड़ो यात्रा चलाई जी। देखिए वो 3 दिन पहले ही उसने यात्रा, यानी कि उसने शुरू किया ये फर्स्ट से जब, और इन्होंने कांग्रेस ने सबसे पहले आपके बाद कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट रिलीज किया जी जी, जब इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ था। आपको उस वक्त तक 2 या 3 बार जाना चाहे था, राउंड मारना चाहिए। हाँ, और सही। बदकिस्मती से कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अलावा कोई लीडर ही नहीं है जो कैंपेन कर सके, लोग जिसको जमा हो सके। हाँ, ये जो बड़ी ये जो है अच्छा बीजेपी ने दर्जनों जो उनके मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हर एक आपके स्टेट के भी आया है, यानी तेलंगाना का आया, बिहार के चीफ मिनिस्टर, दूसरे जो उनके अलाइज है उनके चीफ मिनिस्टर तक यहाँ बुलाया। और हर एक ने, चाहे वो महाराष्ट्र के है, हरियाणा को दिन भर यहाँ ही रहता है, यूपी मध्य प्रदेश, सबों को लाया और यहाँ पर इसके इलेक्शन उन्होंने बड़ी तादाद में की भाजपा की जानिब से। हाँ, कांग्रेस की जानिब से अब यहाँ से रेवंत रेड्डी बोलेंगे कि मैं भी गया था दिल्ली और मैंने भी जो है वहाँ पर कैंपेन में हिस्सा लिया, लेकिन जिस अंदाज में, जो बड़े अंदाज में रोजाना की बुनियादों पर जिस तरह से भाजपा की जानिब से और आम आदमी पार्टी की जानिब से एक टक्कर का यानी कैंपेन हमने जरूर देखा। इलेक्शन लड़ना है तो फिर आपको ऐसा करना है, इसके बगैर नहीं। ये कांग्रेस नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, सवाल ये जरूर है। वो उनका अपना मिजाज है, वो समझते हैं वो अभी भी वो राजा महाराजों के उनके ऐसे नहीं चलता है। आजकल के जमाने आप देखिए, कुछ भी कहिए, वजीर आजम ने अभी तक 6-7 रैलियां की यहाँ पर। जी हाँ, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तक आया। हाँ हाँ बिल्कुल, हालांकि उसका ये फील्ड नहीं है। जी हाँ, वो आया और दर्जनों और मिनिस्टर है, आए दिन आते रहते हैं, जाते हैं, वो आते हैं, एक एक महल्ले में जाते हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। तभी जो है लोग, अगर कहीं फैंस भी है, वो भी फिर माइल होते हैं आपको वोट देने के लिए। यकीनन वो जमाना नहीं रहा कि पहले बादशाह हुक्म देता था तो लोग दौड़ते थे वोट देने के। जी हाँ, वो चेंज हुआ स्ट्रेटेजी, बहुत चेंज हुआ। आप देखिए इवन जो यही जो वैसी साहब है, 5-6 बार वो आया इसके कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करने के लिए, एग्रेसिव कैंपेन करने के लिए। जी हाँ, ये जरूरी है। इलेक्शन का ये जो है, इलेक्शन इसी से नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुहिम उसी को कहा जाएगा कि आप अगर राग़िब ही नहीं करेंगे वोटर्स को तो फिर आप चाहते क्या हैं, ये सवाल होगा। बहुत सारे सवालात होंगे। है कि कहीं आपका कैंडिडेट थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो, उसमें चाहे प्रियंका गांधी गई या राहुल गांधी, थोड़ा इनमें से जो है सचिन पायलट ने कुछ अच्छी कैंपेन चलाई, इनके 2 के अलावा उन्होंने चलाई। जी, लेकिन ये सब इससे ये जो नहीं है, हाफ हार्टेड लड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल लड़ो पूरी तरीके से, फिर हार जीत जो है वो अलग बात, वो जो है किस्मत की। अच्छा, इस हवाले से मैं मंजूर साहब आपकी तरफ आऊंगा। मन्नान साहब से ये जानना चाहूंगा कि फिर एक मरतबा केजरीवाल ने वोटिंग मशीनों को यानी फिर जो है अपनी ज़ुबान पर लाया और फिर वही अपने खदशात का इजहार किया, फिर इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भाजपा कुछ 10% कुछ इस तरह से जो है कोई धांधलियाँ भी कर सकती है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं आप कि क्या भाजपा इलेक्शन कमीशन है? मतलब क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं? जी मंजूर साहब, उसके बाद फिर मन्नान साहब से भी सवाल करो होगा। जी मंजूर साहब, मन्नान साहब सॉरी। नहीं बाकर भाई, ये जो हमेशा से इलेक्शन 2014 के बाद से हमेशा जितने भी इलेक्शन हुए हैं जी, उसके ईवीएम मशीन के ऊपर हमेशा एक सवालिया निशान रहा है। और ये इस बार अगर केजरीवाल भी बोल रहे हैं और दूसरे इलेक्शन में, गुज़िश्ता दिनों के इलेक्शन में भी कांग्रेस ने बोला है, महाराष्ट्र के इलेक्शन के हवाले से भी बोला है, तो वो तो सवाल अपनी जगह पे है कि वो कितना इफेक्टिव है,
उसको टेम्परिंग होती है नहीं होती है उसके बारे में, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उनको एतराज होना चाहिए और एतराज से हटके वो डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है उसमें शामिल है वो, तो वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हुकूमत का ये फरीजा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीजों का जवाब दे। अच्छा। और वो जवाब देने से पहले इलेक्शन कमीशन वो कर रहा है जो गवर्नमेंट चाहती है। वो तो इंडिपेंडेंस उसकी जो हैसियत है, जो फंक्शनिंग होनी चाहिए वो फंक्शनिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आप डेटा इंफॉर्मेशन पूछते हैं तो आप ब्लॉक करने जा रहे हैं उसको, आप इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते हैं। आरटीआई को आपने नाकारा करार दे दिया है, बिल्कुल उसको कोई इफेक्टिव ये नहीं है। आरटीआई से आपको कोई सवाल जवाब का आप उम्मीद मत रखिए। आप 6 से 8 महीने में एक सवाल का जवाब आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि डेटा इज नॉट अवेलेबल, खलास। आप फिर 6 महीने के बाद आप कोर्ट को जाइए, फिर आप कंप्लीटली जो अकाउंटेबिलिटी का जो फैक्टर है हमारी गवर्नेंस में वो खत्म हो गया है बिल्कुल। बीजेपी ने उसको पहले नाकारा कर दिया है। उसकी वजह से जितने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हो या अदरवाइज कोई भी हो, तो वो बिल्कुल नाकारा हो गए हैं, उनको इनइफेक्टिव कर दिया गया है। अब उसके बाद आप जो चाहे मनमानी करिए, आप जो जिसको चाहिए करिए। जिनका काम है ये यानी आप मॉनिटरिंग करने का और जो पहलवानों के बीच में कुश्तियों की जो है आप ये करने का, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं। और आप आइंदा भी तवक्को मत रखिए, आइंदा 5-6 सालों में भी आप तवक्को मत रखिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतना कीड़ आ चुका है कि उस कीड़ को साफ करते करते वक्त लगेगा। ठीक है। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन तक सब साफ हो जाएगा, नहीं, साफ नहीं होगा। अगर आप देखिए, सर्वे देख रहा था मैं अभी, जो महाकुंभ के बारे में जो वो छपा था, आज इतना शुभ होने के बावजूद भी सर्वे में दिखा रहे हैं कि 73% लोग आज भी बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। सर्वे कितना सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन आपको उनकी मेंटालिटी मालूम होती है, लोगों की उनकी मेंटालिटी मालूम होती है कि उनके माइंड को इतना कम्युनल कर दिया गया है, हिंदुत्व के पॉइजन से इतना कम्युनल कर दिया गया है कि लोग इसके आगे देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है। मैं मंजूर साहब आपसे जानना चाहूँगा, वोटिंग मशीन के हवाले से, ईवीएम के हवाले से फिर एक मरतबा केजरीवाल ने जिक्र किया। देखिए, ईवीएम के बारे में कांग्रेस या दूसरे अपोजिशन पार्टी ने कई बार ये इशू उठाया, और पिछली बार जो है कांग्रेस ने इस सिलसिले में उनको एक मीटिंग भी हुई है इलेक्शन कमीशन हाल ही में। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन पर जो है आज ही राजीव गांधी ने लोकसभा में कहा, लोकसभा इलेक्शन और रियासती इलेक्शन में महाराष्ट्र में 70 लाख जो एडिशनल वोटर्स ऐड हुए हैं। ये एक उसने आज एलिगेशन लगाया है। इसी तरीके से केजरीवाल भी ये कहता है, उसके जो सिंपैथर बहुत सारे जगह है डिलीट किए गए, उनके जो वोटर्स उनको लग रहा था जो उसके वोटर्स है, और कहीं कहीं जगह उन्होंने ऐड भी किए हैं जो ये इनके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने तकरीबन दर्जनों कंप्लेंट उन्होंने और कांग्रेस ने किए हैं, और केजरीवाल का कहना है कि इस एक पर भी एक्शन नहीं ली गई है। जब उन्होंने कहा कि पानी में जहर मिला हुआ है, तो उस पर उससे कहा गया कि 24 घंटे के अंदर उस पर जवाब दो। जी, ये जो है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी हमेशा ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, ये यानी कि फेयरनेस नहीं दिखाता है अपोजिशन पार्टी के तरीके। आज इसी वजह से कांग्रेस ने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है जो देखेंगे कि इलेक्शन के दौरान कोई माल प्रैक्टिस न हो। लेकिन ये जो है ये कंटिन्यूसली चल रहा है। ईवीएम के बारे में पिछले 7-8 साल से ये चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फजिंग होती है। तो ऑन द अदर हैंड रूलिंग पार्टी ये कहते हैं जब वो जीतते हैं तो उस वक्त वो नहीं हुई है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उन्होंने जीत ही लिया, कई जगहों पर अच्छी कारकर्दगी थी, उस वक्त ये एलिगेशन नहीं लगा। जब उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में हारा तो ये एलिगेशन लगता है। जब तेलंगाना में कांग्रेस ने जीता तो उन्होंने उस वक्त नहीं कहा। जब झारखंड में जीता
ये एक बड़ा बहस है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ चीजें हैं दुरुस्त करने की बात है। इलेक्शन कई कोर्ट ने भी कई बार जो है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात उठाए जी, और उससे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब साहब आखिरी सवाल हमारे पास 1-1.5 मिनट है। कास्ट सेंसस जो तेलंगाना में जिस तरह से उसकी तकमील की गई, क्या मतलब बीजेपी पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो इससे पीछे हटती है, इससे कतराती है, वजूहात क्या हैं? और जिस तरह से ये कास्ट सेंसस है, वाकई ये होना चाहिए? पहली बार इसमें चला कि जो बैकवर्ड और इसकी तादाद ज्यादा है वहाँ जी, कम्युनिटी के मुकाबले में। एक्चुअली कास्ट सेंसस एक्सपोज ये करता है कि कम्युनिटीज का एक प्रेजेंस कितनी है उनकी, ये जो है, और इनकी कितनी पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में या एम्प्लॉयमेंट में या दूसरी चीजों में, इससे पता चलता है। जी हाँ, इसीलिए बीजेपी ने हमेशा राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब ये पहली बार हुआ था बिहार में, जी, मुखालफत की ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो उनकी ये सारा दिखाता है कि किस कम्युनिटी का कितना हिस्सा है। जी हाँ, तो इस वजह से ये जो है बीजेपी ये चीज नहीं चाहती है। वो दूसरा इसमें ये देते हैं, वो कहते हैं इससे जो है एक डिवीजन जैसा पैदा होता है कम्युनिटीज के दरमियान, ये उनका कहना है। जी जी, लेकिन ये भी जरूरी है कि मुल्क में किस कम्युनिटी, किस कास्ट क्या है, उनका क्या सोशल स्टेटस क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उसको जानने की भी जरूरत है, ताकि इसमें अगर इनइक्वालिटीज है उनको दूर करने की जरूरत है। यकीनन यकीनन इस बात की ज़रूरत है। और फिर इसकी मिसाल भी तो हमारे पास ये है कि SC ST वगैरह को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये भी तो तबक़ात हैं जिसकी बुनियाद पर जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात किसी भी तरह के जो है फ़राहम होते हैं। तो इसी एतबार से दीगर जो कम्युनिटीज़ भी हैं तो उनकी भी तादाद मालूम हो और उनकी माशी जो सूरत हाल है वो मालूम हो, और तो उस जानिब जो है फिर तवज्जो दी जा सकेगी और उसका जो है मसले का जो है हल किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।